नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूनिट नंबर 4 अपनी साइकोलॉजी की चल रही है और एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अपन ने समायोजन, कुसमायोजन, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक और आपके जो समायोजन बनाने के लिए क्या क्या अपन उपयोग, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विधियां अपन अपना सकते हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दोनों विधियों का अपन ने देखा। ठीक है साथियों, तो समायोजन का पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और यूनिट नंबर 4 का दूसरा जो पार्ट है वो है विविध अधिगमकर्ता और सृजनात्मकता। तो अपन जो है पहले पढ़ेंगे विविध अधिगमकर्ता। देखिए, विविध अधिगमकर्ता में सबसे पहले मैं बात करूं तो विविध अधिगमकर्ता होते क्या, यानी अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला, और विविध यानी भिन्न, भिन्न भिन्न सीखने वाले। ठीक है। अब देखिए विशिष्ट बालक, इसमें अपन देखेंगे विशिष्ट बालक होते क्या हैं कि वे बालक जो सामान्य बालकों से किसी न किसी गुण में भिन्न होते हैं, वही क्या होते हैं, आपके विशिष्ट बालक होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक है, ये बौद्धिक रूप से इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए ये क्या होगा, हो गया आपका प्रतिभाशाली बालक हो गया। फिर बाल अपराधी बालक है, फिर विकलांग बालक है, मंद बुद्धि या मंद गति से सीखने वाले बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, ये दोनों एक ही बात है। वंचित व अलाभान्वित बालक हैं, और है अधिगम निर्योग्य बालक। इसके अलावा समस्यात्मक बालक, ये सारे के सारे बालक के हैं साथियों, ये सारे के सारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे और इनको अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कोई भी जो है टॉपिक इसमें बचेगा नहीं, विविध अधिगमकर्ता में सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज अपन 3 बालकों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक और विकलांग बालक। जिसमें प्रतिभाशाली बालक जो वो बौद्धिक रूप से विशिष्ट है, बाल अपराधी बालक संवेगात्मक रूप से विशिष्ट है, और विकलांग जो बालक है वो शारीरिक रूप से विशिष्ट है। ठीक है। आगे बात की अपन ने मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक। ठीक है। तो ये और इसके अलावा वंचित या अलाभान्वित बालक और अधिगम निर्योग्य बालक, ये तीनों के तीनों भी बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक होंगे, चारों के चारों। समस्यात्मक जो बालक है, जो समस्यात्मक बालक है वो संवेगात्मक रूप से विशिष्ट होगा। ठीक है। तो इनको अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले 3 को पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालक से। तो साथियों, प्रतिभाशाली बालक, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊं इसमें प्रतिभाशाली बालक के गुण और उसके लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज आपको बिठा लेनी है कि एक ऐसा बच्चा आपके साथ जब आप पढ़ा करते थे 11वीं 12वीं में 10वीं में, एक ऐसे बच्चे को अपने दिमाग में लीजिए जो आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था। ठीक है। और उस बच्चे का व्यवहार कैसा था ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिभाशाली बालक जो वो अपने आप ही आराम से आपका हो जाएगा। बस कुछ डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य या औसत बालक से सब बातों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसीलिए तो वो प्रतिभाशाली बोला जाएगा। अब प्यारे साथियों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, क्या प्रतिभाशाली बालक केवल शिक्षा के क्षेत्र में होता है क्या? ठीक है, अपन इसमें जो पढ़ेंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ प्रतिभाशाली बालक शिक्षा के क्षेत्र में होता है? बिल्कुल नहीं है साथियों, ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में तो होता ही है, संगीत के क्षेत्र में भी प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है, अभिनय के क्षेत्र में भी प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई खिलाड़ी हो गया, जैसे आपका विराट कोहली, मतलब बिल्कुल टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार के जो हैं बालक आ जाएंगे आपके प्रतिभाशाली बालकों की ये श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक जरूरी नहीं है शिक्षा क्षेत्र में ही हो, किसी भी क्षेत्र में जो है वो हो सकता है। इनकी जो बुद्धि लब्धि है, शिक्षा की अगर बात करें अपन शिक्षा क्षेत्र में, तो इनकी बुद्धि लब्धि 130 से लेके 140 से अधिक या 140 तक होती है। ठीक है। प्रतिभाशाली किशोर अवस्था में गुण अर्जित करता है, यानी प्रतिभाशाली जो बच्चा है तो वो अपना जो प्रतिभाशालिता का गुण है वो गुण कब अर्जित करता है, कब दिखाता है दुनिया को? किशोर अवस्था में जो है एक प्रकार से अत्यधिक रूप से, स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देने लगता है कि ये बच्चा जो प्रतिभाशाली बालक है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रतिभाशाली बच्चा अपना गुण कब दिखाता है? किशोर अवस्था में। ठीक है, कब अर्जित करता है? आपकी किशोरावस्था में। फिर ट्रुमन व ओडेन के अनुसार डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। इसमें सबसे पहले ट्रुमन और ओडेन की डेफिनेशन इन्होंने क्या कहा कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति किसको बोलते हैं अपन? ओल्ड मैन को बोलते हैं। ओल्ड से क्या हो जाएगा? ओडेन। तो थोड़ा सा इस प्रकार जोड़ करके अपन याद इसको
कर सकते हैं। फिर है स्किनर व हैरीमैन के अनुसार तो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। साथियों ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और साथियों इस वीडियो के बाद 4-5 प्रश्नों का मैं टेस्ट लूँगा, एक इसी वीडियो के लास्ट में है, तो वो टेस्ट भी दीजिएगा आप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है वो भी। आगे डेफिनेशन है पॉल विट्टी, जो किसी कार्य को करने में उच्च स्तर बनाए रखें वो क्या हो जाएंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे। ये किसने कहा, पॉल विट्टी ने। फिर है कोलसेनिक ने क्या कहा कि जो हमारे समाज को नई देन दें या अपनी आयु वर्ग में योग्यता में उत्कृष्ट हों वो बालक क्या कहलाएंगे, प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। और ये किसने कहा है, आपके कोलसेनिक ने कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो की बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह क्या डेफिनेशन है कि इनकी बुद्धि लब्धि यानी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। तो स्पेशल तौर पे पूछा जाए कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 130 से अधिक आएगा। लेकिन वैसे अगर पूछे तो 130 से 140 या 140 से अधिक होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रतिभाशाली बालकों के गुण। अब साथियों एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी एक बच्चे को दिमाग में ले लीजिए जो आपके क्लास में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, अब देखिए आप उसके गुण कैसे थे, उसकी शारीरिक विशेषताएं, सबसे अलग रहता है वो व्यक्ति, यानी कि बिल्कुल फालतू, उसका रहन सहन, उसका पहनावा भी एक बिल्कुल सिंपल टाइप का वो बंदा होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप व्यक्ति होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहने की कोशिश करता है। तो शारीरिक रूप से भी उसकी काफ़ी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा उच्च बुद्धि, 140 से अधिक उसकी बुद्धि लब्धि होती है। अमूर्त चिंतन कर पाता है वो कुछ भी सोच सकता है। जैसे अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब अपन बच्चे थे उस समय जब अपन अपने क्लास में जब पढ़ाया जाता था अपने को, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था वो मतलब अज्यूम आसानी से कर पाता था, या कुछ उसको पूछते तो वो सोच करके बहुत ही सही जवाब दिया करता था। तो ये अमूर्त चिंतन की विशेषता है। ठीक है, फिर सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता। ये क्या है कि उसे संवेगात्मक रूप से काफ़ी दृढ़ होता था, उसे गुस्सा अचानक नहीं आता। अपन देख सकते हैं ऐसा बच्चा जो वो एकदम से गुस्सा नहीं होता है, उसको एकदम से वो खुश भी नहीं होता है, नॉर्मल उसका व्यवहार जो वो रहता है। इसके अलावा सभी के साथ अच्छे संबंध रहते हैं उसके, मानवीय गुण उसमें होता है, विद्यालय कार्यों के प्रति वो उदासीन होता है। बहुत ही बढ़िया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो जो विद्यालय कार्य, अन्य विद्यालय जो कार्य हैं, जैसे आपका किसी प्रोग्राम में भाग लेना हो गया, डांस वांस हो गया, इन चीज़ों में भाग लेने से प्रतिभाशाली बालक जो है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो प्रतिभाशाली है तब बता रहा हूँ, अगर डांस के क्षेत्र में तो डांस में भाग लेगा ही लेगा, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में तो वो इन चीज़ों से कतराता है। ठीक है, इसके अलावा जन्मजात प्रतिभाशाली जो गुण है वो जन्मजात किसने कहा है, एडवर्ड ने कहा है। एडवर्ड ने क्या कहा है कि जो प्रतिभाशाली का गुण है बच्चे का वो क्या होता है, उसमें जन्मजात ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर है अंतर्दृष्टि, यानी ये जो बच्चे होते हैं ये अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, यानी कि अपने आप में रहते हैं और दूर की सोचने वाले होते हैं। फिर है अवधान योग्यता। ठीक है, नेतृत्व क्षमता, यानी कि नेतृत्व का भी अच्छा गुण होता है इसमें, अवधान योग्यता, ठीक है, वो भी अच्छी होती है। इसके अलावा निर्देशन की कम आवश्यकता इनको पड़ती है, यानी कि इनको बस पढ़ाया पाठ और ये अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, इनको किसी प्रकार के निर्देशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हास्य व उदार प्रवृत्ति के होते हैं, समायोजन शक्ति इनकी ज़बरदस्त होती है, किसी भी वातावरण में डाल दो ये समायोजित हो जाते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बालकों के गुण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, थोड़े से रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम इनके लिए लगाया जा सकता है। अपन जानते हैं कि जो सब लोग जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो तो प्रतिभाशाली बालक पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उनके अलावा थोड़ा सा पाठ्यक्रम उनके लिए और भी किया जा सकता है, पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जा सकता है, यानी कि उनकी जानकारी को ताकि और बढ़ाया जा सके, इसके लिए ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वो सीखने में माहिर होते हैं। फिर व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन, उनको अलग से भी पढ़ाया जा सकता है, उनसे मतलब बिल्कुल अलग से उनसे एक प्रकार से निकालने के लिए, यानी कि जो उनके गुण हैं
उनको और अच्छी प्रकार से निकालने के लिए, निखारने के लिए जो है वो उनको निकाला एक प्रकार से अलग से भी पढ़ाया जा सकता है। फिर अब पृथक कक्षाओं की व्यवस्था, पृथक कक्षाओं की भी व्यवस्था उनके लिए की जा सकती है। यानी कि अगर अपन पृथक कक्षाओं की व्यवस्था उनके लिए करेंगे, यानी कि उनको अलग से कुछ अपन सिखा सकते हैं। सामान्य बच्चों के साथ सारी बातें अपन नहीं सिखा पाते, लेकिन उनके लिए अगर अलग से अपन कक्षा की व्यवस्था करेंगे तो उनको अलग अलग, यानी कि नई नई इनोवेशन वाली चीज़ें भी उनको सिखा पाएंगे और वो जल्दी आसानी से सीख भी जाएंगे, क्योंकि वो उनमें ये गुण जो सीखने का वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है। इसके अलावा विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग उनके लिए कर सकते हैं। घर के लिए विशेष कार्य भी जो है उनको अपन अलग से कार्य भी दे सकते हैं कि बेटा आपको ये काम जो है वो एक्स्ट्रा करके लेके आना है। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है और उसकी उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों की उनको शिक्षा थोड़ी सी दी जा सकती है। इसके अलावा 1 वर्ष में 2 कक्षाएं उत्तीर्ण करने की छूट भी उनको दी जा सकती है। पहले होता नहीं था क्या, 6ठी और 7वीं एक साथ कर ली। ठीक है। यानी कि 2 जो कक्षाएं उत्तीर्ण करने की छूट है वो भी बच्चों को, इन बच्चों को जो वो दी जा सकती है कि भाई इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, तो वो कम उम्र में अधिक कक्षाएं पास कर लेंगे, जिससे उनका समय बचेगा और देश को बेहतर संसाधन जल्दी मिलेगा। ठीक है, इससे ये फायदा होगा, तो ये छूट दी जा सकती है। नेतृत्व प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है ताकि देश को अच्छा नेतृत्व मिले। पुस्तकालय सुविधाएं दी जा सकती हैं एक्स्ट्रा, मतलब उनके लिए थोड़ा विशेष छूट की जा सकती है। सर्वांगीण विकास पर उनके बल देना चाहिए, तो ये प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बाल अपराधी बालकों की। प्रतिभाशाली बालकों में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी साथियों। चलिए अब बात कर ले अपन बाल अपराधी बालकों की। बाल अपराधी बालक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि बचपन में, बालपन में जो अपराध करते हैं वो ही बाल अपराधी बालक होते हैं। अब अपराध किस श्रेणी के अपराध हैं, क्या अपराध है, वो भी बात करेंगे आगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं कि बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से है, जैसे सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और मानसिक पक्ष। किसी भी पक्ष में समायोजन करने में बालक यदि असफल रहता है तो वह बालक अपराधी बन जाता है। बाल अपराध का सामान्य अर्थ सामान्य रास्ते से भटक जाना है। तो ये चीज़ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया है कि हाँ बाल अपराधी बालक ये होते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा अपने को बल भी नहीं देना है। फिर देखिए डेफिनेशन से कुछ ये ध्यान में रखनी है। जैसे हेडफील्ड की डेफिनेशन क्या है कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। बाल अपराध का क्या अर्थ बताया है इन्होंने, असामाजिक व्यवहार। बाल अपराध का अर्थ बताया है असामाजिक व्यवहार, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। अब साथियों यहाँ पे स्किनर में नर है और वयस्क जो है, वयस्क हो जाने पर व्यक्ति नर ही हो जाता है, तो नर को वयस्क से जोड़ करके थोड़ा सा याद करने की मैंने कोशिश की थी। बाकी आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ये डेफिनेशन से इनको आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा गुड की भी डेफिनेशन है। गुड ने क्या कहा, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो वो बाल अपराधी बालक होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से इतना अलग हो जाए, यानी कि वो चोरी वगैरह करने लग जाए, किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, और उठाईगिरी करने लग जाए, कुछ भी उठा कर किसी के भी घर से लेके आ गया, इस प्रकार के कार्य अगर वो करने लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा विलियम हिली की डेफिनेशन है कि समाज के द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। तो विलियम हिली की बात भी बिल्कुल सही है कि समाज ने जो जिन कार्यों को करने के लिए मान्यता दे रखी है उनसे हट करके अगर कार्य करेगा तो उसको भी अपन बाल अपराधी की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अपराधी बालकों के कार्य देख लेते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं उनकी। तो पहली बात तो चोरी करना और उठाईगिरी करना, यानी चोरी करने का गुण। जैसे 2 बच्चे पास पास बैठे हैं, एक उसमें से एक बाल अपराधी बच्चा है, बाल अपराधी प्रवृत्ति का है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो पेंसिल उठा लेगा उसकी, या उसकी कोई किताब उठा के अपने बक्से में डाल लेगा, या कोई भी चीज़ निकाल लेगा। यानी कि ऐसे बच्चों की जो है प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, किसी के घर जाएंगे तो कोई चीज़ उठा करके ले आएंगे, किसी की घड़ी उठा करके ले आएंगे, कुछ ले आएंगे। ठीक है, ऐसे कार्य करते हैं। भगोड़ापन, ये जो निरुद्देश्य भटकना इसमें है, ये भगोड़ापन।
वैसे निरुद्देश्य अकेला ऐसे ही भटकना है वो तो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वैसे तो लोग काफ़ी भ्रमण करते ही रहते हैं। लेकिन निरुद्देश्य में भी भगोड़ापन यानी घर से भाग जाना एक प्रकार से, उस प्रकार से बता रहा हूँ मैं, निरुद्देश्य भ्रमण या भगोड़ापन, तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा बाल अपराधी की श्रेणी में आने का कार्य। इसके अलावा जेब काटना तो वो चोरी में आ गया। धोखाधड़ी और ठगी करना ये भी बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जुआ खेलना, जो बच्चा जुआ खेलता है, ताश खेलता रहता है हमेशा, वो भी किस में आएगा। ताश खेलना अलग एक प्रकार से और जुआ खेलना बिल्कुल अलग चीज़। ताश की लत अगर ज़्यादा लग गई जुआ खेलने लग जाएगा, जुए खेलने से फिर बड़े बड़े जो है वो काम करने लग जाएगा, गलत कार्य करने लग जाएगा, 2 नंबरी बन जाएगा। तो इससे जो बाल अपराधी जो बालक की श्रेणी में ही अपन इस प्रकार के बालकों को रखेंगे। फिर उपद्रव करना, हमला करना, लड़ना और क्रूरता दिखाने वाले जो बालक हैं, बात बात पे लड़ने लगते हैं, दूसरे से झगड़ने लगते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, ये बालक भी बाल अपराधी की श्रेणी में ही आते हैं। यौन अपराध जो करने लगते हैं, जो बालक कम उम्र में ही यौन अपराध करने लगते हैं या गलत शब्दों का उपयोग करते हैं या किसी जैसे दीवार के ऊपर बहुत ही गंदे चित्र बनाने लगते हैं, तो ऐसे बालक भी जो बाल अपराधी की श्रेणी में ही आते हैं। हत्या कर दे तो वो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। और ये हत्या वाली ये जो चीज़ है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पबजी गेम था जो भारत में भी बैन हुआ है, बहुत बढ़िया हो गया कि ये गेम बंद हो गया। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि देखिए साथियों, ये गेम जब चल रहा था उस समय जो भी इस गेम को खेलता था जो बच्चा, जैसे मान लीजिए 25-30 साल का कोई युवा वो खेल रहा है, वो जॉब करता है और टाइम पास के लिए खेल रहा है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ना है नहीं उससे। लेकिन जो 17-18 साल के बच्चे हैं, 15-20 साल के बच्चे हैं, वो जो खेल रहे हैं, न वो जॉब करते हैं न वो पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे केस भी आप लोगों ने पढ़े होंगे अखबार में कि उन्होंने माता पिता से अच्छा फ़ोन मांगा तो अच्छा फ़ोन उन्होंने ला के नहीं दिया, 6 GB रैम वाला या 8 GB रैम वाला, ठीक है, महंगा फ़ोन ला के नहीं दिया, वन प्लस वाला या एप्पल वाला या सैमसंग का और कोई जो अच्छा फ़ोन आए वो, तो ऐसे फ़ोन नहीं दिलाए। उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, अपने माता पिता की हत्या कर दी। किसी ने चोरी कर ली, अपने दादा के पीएफ के पूरे 10-15 लाख रुपए पूरे के पूरे शर्त में उड़ा दिए। तो इस प्रकार गेम में लुटा दिए, गेम में कोई स्किन खरीद ली। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बाल अपराधी की श्रेणी में आने वाले बच्चे ही ऐसा करते हैं। तो ये जो गेम था ये बैन कर दिया, इस बात का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए आगे है मादक पदार्थों का सेवन। भाई नशा करना ये तो आएगा ही। जो बच्चा छोटा 15-20 साल का बच्चा है अभी, ठीक है, दूध के दांत उसके गिरे नहीं, अभी वो उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी बाल अपराधी की श्रेणी में ही आएगा। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। कहीं भी अपन घूमने के लिए गए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, चलते चलते ऐसे ही वहाँ पे जो गमला रखा था उसको गिरा दिया, तोड़ दिया, कुछ और तोड़ दिया, कुछ उठा लिया, कुछ उठा करके जेब में डाल लिया। तो ये जो सारी चीज़ें बाल अपराधी बालक के कार्य हैं। ठीक है, चुनौती देना, यानी कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, किसी बात पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ और अगले को चुनौती दे दी कि आजा तेरे में हिम्मत है तो मेरे से लड़ाई करके देख ले। इस प्रकार के जो कार्य, और फिर वो सामने वाला भी अगर आने की कोशिश नहीं भी कर रहा है तो वो दूसरा आ जाता है, ठीक है, यानी कि खुद उससे लड़ने के लिए चला जाता है, चुनौती देता है उसको, तो ये बाल अपराधी बालक के ही कार्य होंगे। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ पे आपके बाल अपराधी बालकों के कार्य अपन ने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं देखते हैं। बाल अपराधी बालकों की विशेषताओं में अगर अपन बात करें तो ये बालक शारीरिक रूप से क्या होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि पहलवान टाइप होते हैं। वैसे शरीर से बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो दुबले पतले होते हैं फिर भी ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं। जिद्दी, साहसी, आक्रमणकारी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये नेता लोग जो अपन देखते हैं, जैसे नेता लोग हैं, ये क्या करते हैं, गुंडे खुद पालते हैं पहले तो, फिर इनके बस में नहीं रहता तो उनको मरवा देते हैं। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, साहसी स्वभाव के होते हैं, डरते नहीं किसी से, कुछ भी कर जाते हैं, उनको ये कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा क्या नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे विकास शुक्ला का भी मर्डर किया गया है, ठीक है, सॉरी विकास दुबे का। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो बाल अपराध की श्रेणी से, अपराध की श्रेणी में ही उनको गिना जा सकता है। ठीक है, फिर जिद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा
अपारंपरिक, संदेही, सत्ता के विरोधी, द्वेषपूर्ण एवं शत्रुता भाव रखने वाले होते हैं। ये क्या, शत्रुता भाव वाले रखने वाले होते हैं। इसके अलावा अध्ययन में इनका मन नहीं लगता। भाई पढ़ाई में तो मन क्यों लगेगा इनका। समाज विरोधी कार्य करने में इनको आनंद आता है। समस्याओं को उचित ढंग से ये हल नहीं करते हैं, बस अपने तरीके से करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आयु 18 वर्ष से कम, बाल अपराधी बालकों की जो आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष से कम। अब विकास दुबे को अपन बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं रख सकते। विकास दुबे जो था वो अपराधी था, बाल अपराधी नहीं था वैसे, बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो बताया था वहाँ पे। तो आयु जो बाल अपराधी की कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। और 18 वर्ष से कम उम्र हो, और ये जो पीछे कार्य मैंने बताए हैं ये कार्य अगर वो कर रहा है तो वो कौन सा बालक है, बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। बाल अपराध विज्ञान के जो जनक हैं वो साथियों कौन है, सीजर लाम्ब्रोसो। आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखिए सीजर यानी क्या होती है, कैंची होती है, मैंने बताई है पहले भी ट्रिक। सीजर यानी क्या होती है, कैंची। अगर मैं कैंची से किसी का गला काट दूंगा तो मैंने क्या कर दिया, अपराध कर दिया कि नहीं कर दिया। कैंची से मैं किसी का गला अगर काट दूंगा तो मैंने अपराध कर दिया। अब ये अपराध से अपराध मनोविज्ञान, और कैंची अपराध किससे किया मैंने, कैंची से, और कैंची को बोलते हैं सीजर। तो सीजर लैम्ब्रोसो किससे संबंध हो गया, अपराध से हो गए। अपराध मनोविज्ञान के जनक हो गए सीजर लाम्ब्रोसो। इस प्रकार याद कर सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाल अपराध के कारण क्या हैं, क्यों बनता है बच्चा बाल अपराधी। देखिए, परिवार की निर्धनता व दुर्व्यवहार जो वो बाल अपराध का जो कारण हो सकता है। यानी एक तो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, पैसे वगैरह नहीं है, पैसों की आवश्यकता है, तो बच्चा बुरे कार्य कर सकता है, चोरी चकारी करना सीख सकता है। दूसरी बात, उसके साथ अगर घर में अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसको टॉफ़ी के लिए भी उसको पैसे नहीं दिए जाते, या कुछ चीज़ मांगे, बहुत ज़्यादा जिद करे, उसके बाद भी उसकी जिद पूरी नहीं की जाती, नहीं उसको समझाया जाता है, बस उसको डांट दिया जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते तो उसको समझाइए आप, वो समझेगा। अगर आप समझाएंगे भी नहीं, उसकी जिद भी नहीं मानेंगे और उसको डांटेंगे ऊपर से, तब समस्याएं बनने लगती हैं साथियों। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो परिवार की निर्धनता और दुर्व्यवहार जो है वो कुप्पू स्वामी के अनुसार बाल अपराधी बालक के लिए कारण बनता है। ठीक है, कुप्पू स्वामी के अनुसार है कारण, परिवार। ठीक है, फिर है वंशानुक्रम। ये जुक्स व कालिकाक ने इसके ऊपर बल दिया है। ठीक है, जुक्स व कालिकाक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम जो बाल अपराध का कारण है। वंशानुक्रम यानी एक प्रकार से अपन देखें सीधी सीधी भाषा में तो इन्होंने ये बोला है कि वंशानुक्रम यानी कि उसका जन्म किस क्रम पे हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है बाल अपराध का कारण होती हैं। इसके अलावा शारीरिक दोष या रोग भी इसका कारण हो सकता है। परिवार व समाज और विद्यालय का वातावरण, यानी कि वातावरण जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण में निम्न बुद्धि लब्धि, किसी इच्छा का पूर्ण न होना, संवेगात्मक असंतुलन, ये सारे के सारे क्या मनोवैज्ञानिक कारणों में आ सकते हैं। भाई कमज़ोर बुद्धि वाला हो, पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं हो तो और कामों में ध्यान लगा लिया, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे परिवार वाली वही बात हो गई कि उसकी इच्छा ये है साइकिल लेने की, लेके दी नहीं, उसको ऊपर से डरा भी दिया, समझाया नहीं उस बच्चे को कि बेटा अभी पैसे नहीं है, बाद में लेकर आपको दे देंगे। ठीक है, उसको आराम से प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगा। आनुवांशिक लक्षणों, आनुवांशिक जो लक्षण है वो बाल अपराध के कारण हैं। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, आपको ध्यान में रखना है। फिर गलुक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको याद जरूर रखना है। गलुक ने क्या बोला कि जो आपकी जो कुसंगति, आपकी जो संगत है ना, संगत, वो 95% जिम्मेदार होती है आपके बाल अपराध की। कैसे, गलुक ने बाल अपराधियों के लिए 95% कुसंगति को जिम्मेदार माना। यानी कि अगर आप जितनी बुरी संगत में, जैसी संगत में रहोगे वैसे कार्य सीखोगे। अगर बाल अपराधी बालक है, इसका मतलब उसकी संगत जो है वो कैसी है, कुसंगति यानी बुरी संगत है, और 95% तक कुसंगति को जिम्मेदार माना है गलुक ने। आगे देखिए, बाल अपराध की उपचार की विधियां। तो साथियों इसके लिए क्या, देखिए जाहिर सी बात है, बाल अपराधी बालक जो होता है वो 18 वर्ष से कम उम्र का होता है, 18 वर्ष से कम का होता है। अब इनको जेल में तो डालते नहीं हैं, तो क्या क्या देखिए तरीके हैं वो देखिए। परिवार के वातावरण में सुधार करके,
अगर अपने को पता चल गया कि अपना बच्चा गलत रास्ते पर है, तो परिवार में माता पिता में मान लीजिए हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, हर बात पर झिकझिक होता ही रहता है। तो सबसे बड़ी बच्चे के लिए ये चीज़ बनती है, वो घर में रहेगा तो वो सुखी नहीं रहता है, परेशान सा रहता है, इसलिए ये चीज़ सबसे गलत है। तो उस आदत में अपने को सुधार कर लेना चाहिए, उससे अपने को ही फायदा होगा और अपने बच्चे को भी जो है वो फायदा होगा। इसके अलावा स्कूल व समाज के वातावरण में सुधार ऐसा करना चाहिए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा भी जो है इसका उपचार किया जा सकता है, जैसे जीवन इतिहास विधि है, अनिर्देशित विधि है, मनोअभिनय विधि है, ठीक है। इसमें से मनोअभिनय विधि आपके जेएल मोरेनो ने दी, अनिर्देशित विधि आपकी कार्ल रोजर्स ने दी, और व्यक्तिगत अध्ययन या जीवन इतिहास केस स्टडी ये टाइडमैन ने प्रतिपादित की है, ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। इसके अलावा साथियों बताना चाहूँ तो वैलेंटाइन जो इन्होंने क्या कहा कि बाल अपराध किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैंने जो नोट्स बना लिए उसके बाद मैं क्वेश्चंस कर रहा था तब मैंने डेफिनेशन लिखी, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि बाल अपराध किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा मेरे हिसाब से आराम से, ठीक है। अगर आएगा तो आप कर दोगे इसको। फिर है बाल अपराध उपचार की कानूनी विधियां। कानूनी विधियां कौन सी हैं? ये विधियां तो अपन खुद अपना सकते हैं, ठीक है। अब कानूनी विधियां कौन सी हैं? कारावास। तो साथियों कारावास जो वो बच्चों को नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध अगर वो करते हैं तो उनको कारावास अब दिया जा सकता है, ऐसा कानून बन चुका है, ठीक है। फिर है किशोर न्यायालय। किशोर न्यायालय के थ्रू भी जो बच्चों के लिए एक प्रकार से हो, तो वहाँ पर भी जो है इनको सज़ा का प्रावधान है कि वहाँ से सज़ा इनको सुधार गृह भेजा जाए या कहीं और भेजा जाए। फिर है किशोर बंदी गृह, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे किशोर बंदी गृह में जो है इन बच्चों को एक प्रकार से आपकी वो सज़ा नहीं दी जाती, इनको इनके दिमाग को चेंज किया जाता है एक प्रकार से, जैसे आतंकवादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी प्रकार ये पहले से अपराधी होते हैं, इनका भी ब्रेन वॉश किया जाता है यहाँ पे, और इनको जो है वो एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश की जाती है। किशोर सुधार गृह ये भी सेम ही चीज़ है, इसमें भी सुधारने की कोशिश की जाती है। बोस्ट्रल संस्थाएं, इसमें क्या होता है कि इसमें तकनीकी शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाती है एक प्रकार से, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज इसमें दिया जाता है, जैसे ITI वगैरह की शिक्षा, ये जो है ना इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, यानी कि हाथ की शिक्षा, यानी कि हाथों से कुछ कार्य वो कर सके बच्चा बाहर आने के बाद, ठीक है। मैकेनिकल, यानी कि किसी चीज़ का उसको मैकेनिक बना देंगे या कुछ और कर देंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो वो, यानी कि उसका जो दिमाग है वो अलग अलग गलत कामों में चलता है, उसको सही दिशा में लगाने की कोशिश इसमें की जाती है, ठीक है साथियों। तो ये बाल अपराधी बालकों के उपचार के लिए हैं। अब वो उपचार उनका किया जाना चाहिए जो बाल अपराध की श्रेणी में हो। अपन जानते हैं कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो अपराधी होते हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं और वो छूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा घिनौना अपराध कर देते हैं, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होता क्योंकि वो 18 वर्ष से कम उम्र का है। तो अभी कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए, ऐसा नहीं है। अपराध को देखा जाएगा कि वो किस श्रेणी का अपराध है, किस प्रवृत्ति का अपराध है, कैसे किया गया है, उसके बाद जो है उसको सजा जो उस हिसाब से मिलेगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांग बालक, बस विकलांग बालक में एक पेज ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना आपको कि वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, ठीक है। या शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, या संवेगात्मक रूप से भी, यानी कि अचानक से हंसने लग जाएं, बिल्कुल उदास रहें, हमेशा कुछ अलग सा व्यवहार उनका हो, ठीक है। तो ये आपके विकलांग बालकों की श्रेणी में ही आएंगे। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार वह शारीरिक दोष जो उसे सामान्य क्रियाओं से भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ये विकलांग बालक के लिए बोला है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। विकलांग शब्द क्या है उसको बताया कि वह शारीरिक दोष जो उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, वो क्या कहलाता है? विकलांग बालक कहलाएगा, ठीक है। ऐसा दोष क्या कहलाएगा? विकलांगता कहलाएगा। देखिए विकलांग बालकों के प्रकार में चक्षु विकलांग जो होता है आँखों से, इसके लिए ब्रेल लिपि और सर्वे सामग्री का प्रयोग जो इसको पढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर है श्रवण विकलांग, जो सुनने में विकलांग है, उनको ओष्ठ वाचन के द्वारा सिखाया जाता है, यानी होठों
को जब अपन बोलते हैं तो अपने होठ हिलते हैं। अब ये जो होठ हिल रहे हैं, इन होठों को देख करके जो जिसको सुनाई नहीं देता वो होठों के हिलने को देख करके ये समझ लेता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है या क्या बोल रहा है, उस हिसाब से वो अपना जवाब फिर दे देता है। फिर है वाक विकलांग। इनको अभ्यास विधि का प्रयोग करवाया जाता है। वाक विकलांग यानी बोलने में जो विकलांग है, एक प्रकार से और कोई समस्या है उसको, जैसे किसी किसी बच्चे को बोली नहीं आती, बड़ी अलग टाइप की बोली होती है, अलग सा व्यवहार होता है, कुछ भारी हो जाए बहुत ज़्यादा, अपने कुछ समझ में नहीं आए, तो उनको बार बार अभ्यास करवाया जाता है। अभ्यास विधि से जो उनको सिखाया जाता है। चलिए, विकलांग बालक के बनने के कारण क्या देखिए, कैसे हो जाते हैं विकलांग। तो संवेगात्मक व सामाजिक रूप से कुसमायोजित ये बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा संवेगों का तीव्र प्रभाव जो है हकलाना तुतलाना इनमें होता है, उसकी वजह से भी ये बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके बाद में वाक प्रॉब्लम भी बच्चों को हो जाती है, ठीक है। तो ये विकलांग बालक हैं। और अपन ने आज 3 प्रकार के विशिष्ट बालकों की बात की, बाल अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक और आपके विकलांग बालक। अब साथियों, अपन ने जो भी पढ़ा है अभी तक उसके ऊपर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से 140, 120 से 130, 110 से 120 या 100 से 110। तो साथियों, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछे तब तो 130 प्लस होती है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही पूछिए तो आएगा आपका 130 से 140। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के क्षेत्र हो सकते हैं शिक्षा, संगीत, खेल, उपरोक्त सभी। तो वह जरूरी थोड़ी है शिक्षा में प्रतिभाशाली हो, संगीत में भी हो सकता है, खेल में भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। स्किनर, पॉल विट्टी, कोलिसनिक या क्रो एंड क्रो। तो साथियों, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है स्किनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। फिर है, अपराध मनोविज्ञान के जनक हैं सीजर, लैम्ब्रोसो अपराध मनोविज्ञान के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। याद करने की ट्रिक भी बताई थी। सीजर यानी क्या होता है? कैंची होता है, और कैंची से किसी का अगर गला काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ करके याद कर सकते हैं। फिर है, बाल अपराध के लिए आनुवांशिक लक्षण को जिम्मेदार किसने माना है? कुप्पुस्वामी ने, वेलेंटाइन ने, जुक्स ने या ग्लुक ने? आनुवांशिक लक्षण को जिम्मेदार किसने माना है? देखिए साथियों, ये माना है किसने? आपके जुक्स ने माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं एक बार। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार जो है आनुवांशिक कारण को, सॉरी, वेलेंटाइन ने माना है। किसने माना है? वेलेंटाइन ने। वंशानुक्रम को जुक्स ने माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो आपका वेलेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेलेंटाइन, ठीक है साथियों। बाल अपराध के लिए आनुवांशिक लक्षण को जिम्मेदार किसने माना है? आनुवांशिक लक्षण को माना है वेलेंटाइन ने, ठीक है साथियों। तो ये हैं 5 प्रश्न, 5 में से आपके कितने सही हुए बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब साथियों, लाइक बटन दबाने पर नीला जो वो होता नहीं है थंब वाला निशान, तो अब ये सिस्टम हो गया है कि नीला नहीं होगा आपका, आप बस एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो वो लाइक हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है, हमारा मैटर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।